नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड साइड प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ रोजाना एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर जनरल स्टडी के वे सारे क्वेश्चन जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। अगर आप यूपीएससी या भी किसी भी स्टेट का पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। इस वीडियो में आपके पास कुछ क्वेश्चन होंगे और आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और चेक करना है कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर सही दे पा रहे हैं। और फिर एंड में आप ये चेक करिए कि कितने स्कोर आप स्कोर कर पा रहे हैं। जहां भी आप गलती कर रहे हैं उस एक्सप्लेनेशन को ध्यान से देखिए और उसके अकॉर्डिंग अपना रिवीजन प्लान तैयार करिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक्वापॉनिक्स इज अ सिस्टम दैट कंबाइंस हाइड्रोपोनिक्स एंड एक्वाकल्चर विद इन अ ओपन सिस्टम। इस क्वेश्चन में आपसे तीन स्टेटमेंट दे दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है जो एक्वापॉनिक्स है उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। ये एक इस तरह का सिस्टम है जिसके अंदर हाइड्रोपोनिक्स और एक्वाकल्चर को कंबाइन कर लिया जाता है एक ओपन सिस्टम के अंतर्गत। ये फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, इसमें आपसे बोला जा रहा है देयर आर 2 बायोलॉजिकल कंपोनेंट इन द एक्वापॉनिक्स प्रोसेस। एक्वापॉनिक प्रोसेस के अंदर 2 बायोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में आपको बताया जा रहा है। और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है हाइड्रोपोनिक्स इज अ मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट इन अ वाटर बेस्ड न्यूट्रिएंट रिच सॉल्यूशन। यानी कि हाइड्रोपोनिक की अगर हम बात करें, एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर जो वाटर के अंदर जो प्लांट ग्रो करते हैं उनके अंदर जो रिचमेंट होती है वो सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू उनकी सबसे ज्यादा होती है। एक न्यूट्रिशन रिच सॉल्यूशन के अंदर उन्हें उगाया जाता है। तो ये 3 स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं। तीनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको चूज करना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अंतर्गत फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ओनली थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। एक्वापॉनिक्स की अगर हम बात करें, एक्वापॉनिक्स इज अ सिस्टम दैट कंबाइन हाइड्रोपोनिक्स सोइल लेस एग्रीकल्चर। यानी कि इसके अंदर सोइल की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा एग्रीकल्चर इसके अंदर होता है। और ये ओपन सिस्टम नहीं होता बल्कि ये क्लोज सिस्टम होता है। इट मीन्स ये हो गया जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास है वो गलत हो गया, ओपन की जगह ये क्लोज सिस्टम है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा था जो उसके रिगार्डिंग में ये है देयर आर 3 बायोलॉजिकल कंपोनेंट, जबकि स्टेटमेंट में आपको 2 बायोलॉजिकल कंपोनेंट के बारे में बोला गया था। फर्स्ट है फिश, प्लांट और बैक्टीरिया। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, इस प्रोसेस का एक पिक्चर है जिसमें आप देख सकते हैं कि जो प्लांट होता है बिना सोइल के ही इसे प्लांटेशन इसको किया जा रहा है। सोइल की जरूरत नहीं पड़ रही है यहाँ पे। और ये जो भी न्यूट्रिशन ले रहे हैं ये सिर्फ पानी से ही ले रहे हैं। अब पानी में जो न्यूट्रिशन वैल्यू आ रही है वो यहाँ नीचे से आ रही है। यानी कि जो फिश है, फिश से जो भी चीजें मिल रही है न्यूट्रिशन वैल्यू वो प्लांट्स को ट्रांसफर की जा रही है। और फिर प्लांट के अंदर से जो भी रिच इक्विपमेंट, रिच एक तरह से न्यूट्रिशन वैल्यू जो भी इसके जड़ों से मिल रहा है, इसे रूट से, उस पानी को नीचे ट्रांसफर कर दिया जा रहा है इसके थ्रू। और ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को भी एक्वापॉनिक्स आप बोल सकते हो। और ये जो इस तरह का जो एक प्रोसीजर है जिसके अंदर ये जो मेथड जिसमें प्लांट ग्रो किया जा रहा है, इस ग्रो करने वाले प्लांट की जो मेथड है इसे हाइड्रोपोनिक्स बोला जा रहा है। ठीक है, सोइल की जरूरत नहीं पड़ती इसके अंदर सिर्फ वाटर से ही काम चला जाता है। मेन 3 चीजें इसके अंदर होनी चाहिए, फिश, प्लांट एंड बैक्टीरिया। ठीक है, प्लांट्स आप देख सकते हैं, ये प्लांट हो गया, फिश हो गया, और बैक्टीरिया जो वाटर के अंदर जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा हो रही है उसकी वजह ये है बैक्टीरिया की प्रेजेंस की वजह से ऐसा होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो गया। सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होने की वजह ये है कि ये क्लोज सिस्टम है। सेकंड स्टेटमेंट गलत होने की जो रीजन है उसके पीछे वो ये कि 3 बायोलॉजिकल कंपोनेंट होता है, 2 नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू अमृत मिशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अमृत मिशन क्या है इसके बारे में आपके पास कुछ स्टेटमेंट आपको दे दिए गए। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट द मिशन 6 अर्बन रिन्यूएबल एंड 500 सिटी इंडियन सिटी। यानी कि इसके अंदर ये डिसाइड किया गया है कि हमारी कंट्री के अंदर जो 500 सिटीज हैं उसके अंदर रिन्यूएबल प्रोसेस हो रहा है। यानी कि उसको नए तरीके से उसे स्टैब्लिश किया जा रहा है, नए सिटी को अच्छे से डेवलप करने का काम किया जा रहा है, यानी कि रिन्यूएशन का काम किया जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की से बेस्ड ये स्कीम है। और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट कम्स अंडर द एजेंसी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। यानी कि जो मिनिस्ट्री इसके अंदर इन्वॉल्व है इस काम को कंप्लीट कराने में वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर इसको काम में लगी हुई है। तो ये 3 स्टेटमेंट है, आपको बताने अमृत मिशन है क्या चीज है।
तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, जिसमें आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट ये करेक्ट है, और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है और थर्ड स्टेटमेंट गलत है, करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट गलत है। अब गलत होने की वजह जान लेते हैं कि गलत होने की एक्चुअल वजह क्या है। ये सेंटर सेक्टर स्कीम नहीं है बल्कि सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अब दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। सेंटर सेक्टर स्कीम किसे बोलते हैं, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम किसे बोलते हैं। जब भी हम बात करेंगे सेंटर सेक्टर स्कीम, ठीक है, सेंटर सेक्टर स्कीम का मतलब ये होती है कि इसमें फंड के साथ साथ इसका जो इम्प्लीमेंटेशन का काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। अगर हम बात करें सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम तो इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ फंड दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इम्प्लीमेंटेशन का काम जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। ये बेसिक डिफरेंस है। इस डिफरेंस की वजह से ये जो सेकंड स्टेटमेंट है हमारा वो गलत हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है और थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि आप ये बोल सकते हो ये जो प्रोसेस है, ये जो मिशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंदर आता है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। 2017 में से लॉन्च किया गया था। अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें जिसमें अमृत का मतलब ये है कि अटल मिशन फॉर रिन्यूजिनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि अर्बन में जितनी भी सिटीज है, सिटी के अंदर उसमें ट्रांसफॉर्मेशन किया जा रहा है, उसे ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है सिटी को स्मार्ट सिटी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। आप इस तरह से इसे समझ सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। अटल मीन्स है हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके नाम से ये स्कीम स्टार्ट की गई है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और सेकंड स्टेटमेंट है, और दोनों स्टेटमेंट में आपको चेक करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, किरण इज अ टोल फ्री हेल्पलाइन। किरण के बारे में बोला जा रहा है कि किरण इज ए टोल फ्री हेल्पलाइन टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द पीपल फेसिंग मेंटल हेल्थ कंसर्न, यानी कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसे एक तरह से साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए एक टोल फ्री नंबर दिया जा रहा है, और इस इनिशिएटिव का नाम रखा गया किरण इनिशिएटिव, आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट सेकंड में आपसे बोला जा रहा है कि मनोदर्पण इनिशिएटिव इज ए इनिशिएटिव फॉर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी कि एचआरडी मिनिस्ट्री बोल लीजिए, ठीक है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोल लीजिए, सेम ही मीनिंग है, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है कि अगर हम मनोदर्पण की बात करें, मनोदर्पण का मतलब ये है कि ये भी एक इनिशिएटिव है जो कि एचआरडी मिनिस्ट्री या फिर एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट किया गया अंडर द आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत। और किरण की बात करें, किरण एक टोल फ्री हेल्पलाइन है जो कि मेंटल इलनेस या कुछ मेंटल प्रॉब्लम कोई फेस कर रहा है, उसकी वजह से ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। तो दो स्टेटमेंट है, आपको चूज करके बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, इसमें आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉर टू, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया, किरण मीन्स है कि एक 24/7 एक हेल्पलाइन प्रोवाइड की जाती है। जो भी मेंटल हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अगर कोई फेस कर रहा है तो एक तरह से उसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, एक हेल्थ काउंसलिंग प्रोवाइड करने के लिए ये हेल्पलाइन है। और इस हेल्पलाइन को जो स्टार्ट किया गया है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की तरफ से स्टार्ट किया गया है। यानी कि ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, ये मनोदर्पण इनिशिएटिव, और ये जो इनिशिएटिव है स्टार्ट किया गया एचआरडी मिनिस्ट्री या फिर आप कह सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से स्टार्ट किया गया अंडर द आत्मनिर्भर भारत अभियान। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आत्मनिर्भर भारत स्कीम के बारे में एक अनाउंसमेंट किया था कि हमारी कंट्री को बहुत सारी फील्ड में आत्मनिर्भर होना चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए एजुकेशन फील्ड में अभी कोविड-19 की प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए कि एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा मतलब अलग तरीके से चल रहा है आजकल, कि जो फिजिकल क्लासेस होती थी वो अब ना होकर के अब ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर डिपेंडेंट ज्यादा होना पड़ रहा है। तो इसकी वजह से काफी लोग बहुत तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यू क्रिएट हो रही है और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ड्यू टू कोविड-19। और उसी को ध्यान में रखते हुए एचआरडी मिनिस्ट्री ने एक मनोदर्पण इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, जिसके अंदर स्टूडेंट को बेसिकली इसमें जो टारगेट है वो स्टूडेंट है, स्टूडेंट फैमिली मेंबर और टीचर्स को एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम किया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी है, दोनों ही स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है विद रेफरेंस टू कॉमन लेपर्ड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कॉमन लेपर्ड के बारे में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है
और लेपर्ड को ध्यान में रखते हुए आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकंड स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज वाइडली फाउंड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट ओनली, यानी कि ये जो हमारी कंट्री है, यानी कि अगर मैं बात करूँ ये एक मिनट, ठीक है, ये हमारी कंट्री, थोड़ा सा मैं रफली एक इंडिया का मैप जैसे बनाऊं कि ये ऊपर ये हो गया, फिर ये गुजरात और ये फिर कुछ इस तरह से हमारी जो कंट्री आती है, ठीक है, यानी कि इंडिया, और उसके इधर जो पाकिस्तान है और ये अफगानिस्तान है, फिर ईरान इधर हो गया और नीचे श्रीलंका, और ये जो पर्टिकुलर एरिया है जहाँ बांग्लादेश भी इंक्लूडेड है, बीच में मान लीजिए यहाँ बांग्लादेश, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर एरिया है, इस एरिया में ही सबसे ज्यादा लेपर्ड पाए जाते हैं और सिर्फ ओनली बोल दिया गया है, यानी कि इस पर्टिकुलर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर ही लेपर्ड पाए जाते हैं, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। और अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट, इट इज लिस्टेड एज अ वनरेबल इन द IUCN रेड लिस्ट, इसे IUCN की जो रेड लिस्ट है उसके अंदर इस स्पीसीज को यानी कि लेपर्ड को कंसीडर किया जाता है, रेड लिस्ट के अंदर इसका नाम डाला गया है वनरेबल कैटेगरी के अंदर। तो ये दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। और ऑप्शन सी की बात करें तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। और लास्ट ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मीन्स दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें, ओनली सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। गलत होने की वजह ये है, जो वर्ड ओनली आपको बोल दिया गया यहाँ पे ये गलती है, सिर्फ इंडियन कॉन्टिनेंट के अंदर ही नहीं पाया जाता, बल्कि ये सब सहारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के आसपास, यानी कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के आसपास का जो एरिया जहां सहारा की बात करें उसके आसपास, इसके अलावा वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया की बात करें वहां, और लास्टली फाइनली जो बोल सकते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट, या फिर आप बोलो कि साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया, जो ईस्ट एशिया का जो ईस्ट पोर्शन है वहां पे भी ये लेपर्ड पाए जाते हैं। तो यानी कि इसकी लोकेशन, ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में जो आपको बोला गया वहां पे ये स्टेटमेंट गलत था। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट ना होकर के सेकंड है। सेकंड की अगर बात करें तो भाई इसके प्रोटेक्शन के लिए कि भाई इसकी मतलब जो स्किन की वजह से इसे इलीगल ट्रेड इसके स्किन और इसकी बॉडी पार्ट की वजह से काफी ज्यादा होता है, और जिस वजह से इसका जो हैबिटाट लॉस बहुत ज्यादा होने लग गया है, और इसी की सिक्योरिटी के लिए, इसकी सेफ्टी के लिए IUCN ने इसे अपेंडिक्स 1 के अंदर रखा गया है। यानी कि आप ये बोल सकते हो IUCN की जो रेड लिस्ट है उसके अंदर वनरेबल कैटेगरी के अंदर इस स्पीसीज को रखा गया है। अगर अपनी कंट्री के अंदर बात करें, हमारी कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत इसे शेड्यूल 1 के अंदर इसे रखा गया है इसके प्रोटेक्शन के लिए। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट जो है सिर्फ वही करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि भाई ये जो क्वेश्चन है आपके पास, जो दो स्टेटमेंट है इसके अंदर, और क्वेश्चन को जिस तरह से पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दिस वन इज द फर्स्ट स्टेटमेंट एंड नेक्स्ट इज सेकंड स्टेटमेंट, और उसके बाद आपसे बोला जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन है ये आपको बताना है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1, द opposition effect is the circumstances in which the two celestial body appear in the opposite direction in the sky। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए स्पेस के अंदर दो प्लैनेट है और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो एक दूसरे के अपोजिट जब बिहेव करते हैं, यानी कि ये इस तरफ मूव कर रहा है, ये इस तरफ मूव कर रहा है, दो प्लैनेट है, ये प्लैनेट ए नाम रख लेते हैं, प्लैनेट बी है, और ये जब अपोजिट डायरेक्शन में जब मूव करता है, जब जाता है, तो इसे अपोजिट इफेक्ट का नाम दिया जा रहा है, ठीक है। और सेलेस्टियल बॉडी का मतलब होता है जो कि स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करती है, यानी कि कोई भी प्लैनेट या फिर कोई भी स्टार या कोई भी जो चीज जो स्पेस के अंदर मौजूद है उसके बारे में बोला जा रहा है, और उसके अंदर जो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो मूव करती है स्काई के अंदर, स्पेस के अंदर, तो उसे हम अपोजिट इफेक्ट बोल सकते हैं। ये फर्स्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द प्लैनेट्स वीनस एंड मरकरी कैन नेवर बी इन अपोजिशन टू द सन, यानी कि अगर हम बात करें, सन काफी बड़ा है और सबसे पहले वीनस आता है, वीनस के बाद मरकरी आता है, इन दोनों के बारे में बोला जा रहा है कि ये इन दोनों का जो भी ये रेंज, जो रेडियस रेंज जो भी कर लीजिए, जहां पे ये मूव करते हैं, ये दो प्लैनेट सन के अकॉर्डिंग जहां पे भी मूव करते हैं, तो ये बोला जा रहा है ये दोनों कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते। यानी कि सन ये है अगर मान लीजिए, तो अगर मरकरी यहाँ पे है तो वीनस यहाँ इसके अपोजिट में नहीं हो सकता। हाँ, आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकते हैं, बट एग्जैक्टली अपोजिट कभी नहीं हो पाएंगे, ऐसा आपसे स्टेटमेंट 2 में बोला जा रहा है। तो ये दो स्टेटमेंट हो गए, आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर बात करें ऑप्शन सी, इसमें कह रहा है बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब फाइनली ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस बोथ आर द स्टेटमेंट आर रॉन्ग, दोनों ही स्टेटमेंट आप गलत बोल सकते हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए।
तो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें तो दोनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट और सेकंड, दोनों ही स्टेटमेंट आपको बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं ड्यू टू अपोजिट इफेक्ट, यानी कि अपोजिट इफेक्ट जो होता है, दो प्लैनेट अब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जो मूव करते हैं, उसकी वजह से मास की बात करें, मास जो है अपने साइज और से जो भी जैसा भी वो दिखता है, अपने साइज से वो बिगर और ब्राइटर अभी दिखने वाला है अक्टूबर 2020 में। यानी कि आप ये देख सकते हैं सोलर सिस्टम, अगर आप देखें ये पूरा पिक्चर सोलर सिस्टम का है हमारे, और सोलर सिस्टम में जितने भी 8 प्लैनेट हैं अभी एट प्रेजेंट, प्लूटो प्लैनेट नहीं रहा, जो आप लोग जानते ही हैं। तो अर्थ है ये, अर्थ के अलावा जो ये मास देख रहे हैं, तो अर्थ और मास की बात करें तो अभी अक्टूबर में क्या होने वाला है कि मार्स और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है काफी कम होने वाला है, और इसकी वजह से ये क्या है, इसका जो साइज भी बड़ा दिखने वाला और ये ब्राइटर दिखने वाला है, और वो किसकी वजह से, अपोजिट इफेक्ट की वजह से ऐसा होने वाला है। तो इट मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अच्छा, उसके बाद बात करें मरकरी और वीनस की बात करें, ठीक है। जैसा आप जानते हैं सन ये है, और सन के बिल्कुल नेक्स्ट जो भी प्लैनेट है वो मरकरी है, और मरकरी के बाद वीनस है। तो इन दोनों को अगर पाथ की बात करें, जिस पाथ पे ये लोग मूव करते हैं दोनों प्लैनेट, वो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर है इनके पाथ, और जिसकी वजह से ये एक दूसरे के, टिपिकली कह सकते हैं दोनों एक दूसरे के काफी नियर रहते हैं, नजदीक रहते हैं, और कभी भी पॉसिबल नहीं है कि भी वीनस और मरकरी एक दूसरे के अपोजिट हो जाए। यानी कि आप ये नहीं बोल सकते कि सन बीच में हो जाए, एक तरफ मरकरी एक तरफ वीनस हो जाए, ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं हो पाएगी। वो इसलिए नहीं हो पाएगी क्योंकि भाई इन दोनों का पाथ ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है, ऑर्बिट जो है इनका जो पाथ है वो काफी सिमिलर है, ज्यादा डिफरेंस ना होने की वजह से, और दोनों की रफ्तार जो स्पीड है ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, जिस वजह से ये एक दूसरे के आगे पीछे रहते हैं, अपोजिट नहीं हो पाते। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, आज आपके लिए क्वेश्चन ये रहेगा, जो क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, जिसका आंसर है आपको ये बताना है कि जो सोलर सिस्टम में प्लूटो को प्लैनेट की कैटेगरी से कब इसे बाहर कर दिया गया था, इसके बारे में आपको बताना है। छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आती है इसे लाइक जरूर करिए, लाइक करने के साथ इसे अपने दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ही बनाई जाती है। आप जिस तरह से मोटिवेट करेंगे मुझे लाइक और शेयर करके, तो मैं आपके लिए और भी अच्छे कंटेंट लेके आऊंगा। पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन और प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। स्क्रीन पे कुछ और वीडियो आ रही है जिसे देख करके आप रिवीजन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दे रखा है मैंने आपके रिवीजन के लिए कुछ वीडियो की। इसके अलावा अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। आज के लिए इतना ही है।